नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी मौजूद होंगी इस बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। हरियाणा के करनाल पहुंच गए हैं राहुल गांधी। अमेरिका में दरअसल जो हादसा हुआ उसमें एक युवक घायल हुआ और उसके परिवार से मुलाकात करने पहुंचे करनाल के घोगड़ीपुर में। करनाल का एक घोगड़ीपुर इलाका है। तस्वीरें आपके सामने। अमित के परिवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे तो वहां पर आपको बता दें कि जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे तो वहां पर राहुल गांधी उससे भी मिलकर आए थे और अब परिवार से मुलाकात की है। और हमारे साथ मोहित और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। मोहित, परिवार वालों से मिलकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है? देखिए, राहुल गांधी करीब 20 मिनट तक परिवार के साथ रुके और जो अमेरिका में युवक रहता है अमित, तो उसको लेकर बातचीत हुई है। और जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे तब उन्होंने अमेरिका में भी इस युवक से बातचीत की थी। एक सड़क हादसे में अमित नाम का जो युवक है, जो कि करनाल के घोगड़ीपुर गांव का रहने वाला है, वो घायल हो गया था। उसका हालचाल अमेरिका में भी जाना और अब उसके परिवार वालों को मिलकर पूरे घटना की जानकारी ली है और जो उनकी मुलाकात अमित के साथ हुई थी उसको लेकर भी चर्चा की गई है। फिलहाल राहुल गांधी वहां से निकल चुके हैं। करीब 20 मिनट तक ये मुलाकात चली और स्थानीय कांग्रेस के नेताओं और पुलिस प्रशासन तक को भी जानकारी नहीं थी कि राहुल गांधी का ये कार्यक्रम है। राहुल गांधी अचानक ही सुबह 5 बजे यहाँ पहुंच गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जानकारी देने के लिए। और देखिए, परिवार वालों से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये फ्रेश विजुअल्स सामने आ रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई जिसमें बच्चों से भी मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल जो बड़ी घटना हुई अमेरिका में उनके अमित के साथ जो घटना हुई उसके बाद परिवार उनका घोगड़ीपुर में रहता है करनाल के। सुबह 5:30 बजे राहुल गांधी पहुंच गए, इनके साथ मुलाकात की है और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इधर SC ST OBC आरक्षण पर बयान देने पर राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के 3 थानों में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं राहुल के खिलाफ बयान देने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह के खिलाफ बेंगलुरु में FIR दर्ज की गई है। SC ST OBC आरक्षण पर बयान पर राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ दिल्ली के 3 पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई है। राहुल के खिलाफ पंजाबी बाग, तिलक नगर और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। राहुल गांधी के SC ST और OBC आरक्षण पर दिए गए बयान के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वॉशिंगटन DC में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत जब एक निष्पक्ष जगह बन जाएगा तो कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर विचार करेगी। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत अभी निष्पक्ष नहीं है। वहीं राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे पर सिखों को लेकर दिए गए टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी बयान दिया था। उन्होंने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी बताया था। बिट्टू के टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ अब बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर दी गई है। बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज होने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। वो पुलिस में शिकायतों से नहीं डरते। और अब खबर ओडिशा से है, जहां एक मेजर की मंगेतर ने ओडिशा पुलिस पर संगीन आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मेजर की मंगेतर का ओडिशा पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप सामने आया है। भरतपुर पुलिस पर शारीरिक और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस हिरासत में रात भर बर्बरता का आरोप भी लगाया गया है। पुरुष पुलिसकर्मी ने अश्लीलता भी की है, अश्लील हरकतें की है। छेड़छाड़ की शिकायत करने गई थी ये पीड़ित महिला और उसके बाद इनके साथ शोषण किया गया, जो आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है। और वहीं मेजर की मंगेतर के साथ थाने में क्या हुआ, उस रात भरतपुर पुलिस थाने में क्या हुआ है, आइए आपको सुनाते हैं वो खौफनाक कहानी। मेल ऑफिसर आके मेरा करके मेरे पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली एंड एट अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए। इसके आगे जो कुछ हुआ IIC के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए हैं वो बेहद शर्मनाक है। 14 सितंबर की रात पुलिस हिरासत में बर्बरता की घटना भुवनेश्वर एम्स में इलाज कराए जाने के बाद पीड़िता ने अब बताई है। मामला ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन का है, जहां एक आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर ने पुलिस पर छेड़छाड़ और प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है।
घटना तब शुरू हुई जब उनकी कार को कुछ असामाजिक तत्वों ने रोका और सहायता के लिए भरतपुर पुलिस स्टेशन का उन्होंने रुख किया, जहां शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया और पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न किया गया। मेरे मुंह पे बहुत जोर जोर से मारा कि मेरा दांत उखड़ गया और हंसते हुए उन्होंने मेरा दांत बाहर फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया, मेरा जॉ ब्रेक कर दिया। डीजीपी ने निष्पक्ष जांच के लिए मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर ओडिशा का ये पूरा मामला है क्या। पुलिस पर शारीरिक यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं। रात भर पुलिस हिरासत में बर्बरता की गई पीड़ित महिला के साथ। महिला पुलिसकर्मियों ने पीड़िता से मारपीट भी की है। पुरुष पुलिसकर्मियों ने अश्लील हरकतें की हैं। हाथ पांव बांधकर पिटाई करने का आरोप भी लगा है। हिरासत में कपड़े उतारने का भी आरोप लगा है। भरतपुर थाने में एफआईआर नहीं लिखने का आरोप लगा है। जब पीड़ित महिला पहुंची थी एफआईआर लिखवाने, छेड़छाड़ की शिकायत करने थाने गई थी ये पीड़िता और उसके बाद ये बर्बरता की गई, जैसा कि महिला इल्जाम लगा रही है। और उस रात थाने में क्या कुछ हुआ था, मेजर की पीड़ित मंगेतर ने पूरी कहानी बताई है, सुनिए जरा। 15th को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका एफआईआर देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार एफआईआर लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो एफआईआर लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे एफआईआर लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पे और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक 2 फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के ज़ोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज़ स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा उतार के मेरे पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। मस्जिद विवाद के बाद शिमला में फिर से प्रदर्शन हुआ। नेरवा में 10,000 लोगों ने एक साथ प्रदर्शन किया है। रोहिंग्या लव जिहाद, जमीन जिहाद के खिलाफ हल्ला बोल, वक्फ बोर्ड समाप्त करने की भी मांग की गई है। क्यों जा रहे हो और कहां से आए हो? उसके बाद उसको टोको कि भैया यहाँ आना मना है, बिना अनुमति के आप मेरी पंचायत में, मेरे गांव में नहीं आ सकते। और तीसरा टी है, उसको मैं नहीं बोलूंगा, रोको टोको। वो आप सब समझदार है कि रोकने और टोकने का काम हो जाए। अगर फिर भी कोई ना माने तो उसके साथ क्या करना है। तो नेरवा से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और पहले शिमला के संजौली में भी लोग सड़कों पर उतर आए थे। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर ये प्रदर्शन किया गया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब शिमला में आक्रोश सामने आया था सड़कों पर लोगों का। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं और फिर ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता चला गया। अवैध मस्जिद का लोग विरोध करने लगे। ये मामला पहले से ही कोर्ट में है, लेकिन संजौली की घटना ने भी एक तरह से लोगों को सड़कों पर उतारा था और अब ये नेरवा की घटना में हम देख पा रहे हैं कि 10,000 लोग विशाल प्रदर्शन करने उतरे।
महाराष्ट्र के नंदुरबार में दो गुटों के बीच तनाव है। पथराव और तोड़फोड़ की घटना के दौरान एसपी की गाड़ी भी तोड़ दी गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से भारी तनाव है। हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। कल महाराष्ट्र के नंदुरबार में भी दो गुटों में जबरदस्त हिंसा हुई। दो गुटों में हुई पत्थरबाजी और आगजनी के बाद भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। पुलिस रात भर स्थिति पर नजर बनाए हुए थी ताकि इलाके में दोबारा कोई हिंसा न हो। फिलहाल इलाके में तनाव है। प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। दरअसल नंदुरबार जिले में ईद के मौके पर गुरुवार को जुलूस निकाला गया था। जुलूस के दौरान मालीवाड़ा इलाके में दो गुटों में भारी तनाव हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ के हजारों लोग बेकाबू हो गए। लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हिंसा के दौरान दुकान और मकानों में भी तोड़फोड़ की गई। कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात बेकाबू देख इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कल यहाँ क्या माहौल रहा होगा। पुलिस को हालात पर काबू पाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। इस पथराव में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल मालीवाड़ी इलाके में स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रेल ट्रैक वाली साजिश से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नैनी दून एक्सप्रेस को बेपटरी करने की साजिश रची गई। रेलवे ट्रैक पर रखा गया 7 मीटर लंबा लोहे का खंभा। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामपुर में एक बार फिर से कुछ इसी तरह की घटना सामने आई, जो यूपी के कई शहरों में इससे पहले आ चुकी है। और ट्रैक पर रखा गया था, ये देखिए 7 मीटर लंबा लोहे का खंभा, जो एरो के सहारे आप देख रहे हैं। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और फिर ट्रेन को रोका गया है। तो ये भी घटना एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। रामपुर में साजिश नाकाम हुई है। रेलवे का दावा है कि पटरी पर लोहे का खंभा रखा मिला है। नैनी दून एक्सप्रेस को बेपटरी करने की कोशिश। लोको पायलट की सतर्कता से हादसा होने से बच गया। समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। ट्रेन उत्तराखंड के काठगोदाम से देहरादून के बीच चलती है। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर खंभे को ट्रैक से हटवाया। इस दौरान ट्रेन करीब 20 मिनट तक वहीं खड़ी रही। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ट्रेन पलटने की साजिश रची गई, जो नाकाम कर दी गई। इस बार रामपुर में पटरी पर खंभा रखा गया था, लेकिन इससे पहले ऐसी ही साजिश कानपुर, अलीगढ़ और अजमेर में भी रची गई थी। हालांकि सभी जगहों पर वक्त रहते साजिश नाकाम कर दी गई। जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, इसे नाकाम कर दिया गया। 40 दिनों में 19 से ज्यादा घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती हैं। अगस्त में ही अगर बात करें तो अगस्त में ही 15 घटनाएं हुई हैं और अब तक 4 घटनाएं सितंबर में हुई हैं। जून 2023 से अब तक ऐसी 25 घटनाएं हो चुकी हैं। और क्या ये बताने की कोशिश है कि किस तरह से रेलवे को टारगेट किया जा रहा है या निशाना बनाया जा रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। और वहीं गुरुग्राम में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। हादसे में 23 साल के बाइक सवार की मौत हो गई। रॉन्ग साइड से आ रही कार से टक्कर हुई है। हेलमेट में लगे कैमरे में कैद हुई पूरी तस्वीर। तो ये देखिए गुरुग्राम की ये पूरी घटना है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक जा रही थी और रॉन्ग साइड से एक 4 व्हीलर गाड़ी आ रही थी, जैसा आप देख भी सकते हैं। दोनों की जोरदार टक्कर हो जाती है और ये पूरी घटना जो है वो बाइक सवार के हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। ये देखिए आप दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही है, वही गाड़ी है जिसकी टक्कर बाइक के साथ हुई है। देखिए बाइक और गाड़ी का क्या हाल हुआ है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। माफिया मठाधीश को लेकर दोनों के बीच वार पलटवार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दो बड़े नेताओं के बीच माफिया और मठाधीश को लेकर जुबानी जंग जारी है। इन दो शब्दों को लेकर यूपी का सियासी पारा हाई है। राज्य के दो बड़े नेता एक दूसरे को माफिया कह रहे हैं। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं है, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया था। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई,
भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यूपी में पहले माफिया राज था। इधर पश्चिम बंगाल में बाढ़ पर राजनीति गरमाई हुई है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है, उसके बाद बीजेपी नेताओं ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। पानी की किसी का हमारा हाथ में नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो ना, फराक्का में जब हम वाटर दिया था तब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वादा था कि 700 करोड़ रुपया बंगाल के देंगे ओगिरोशान का काम करने के लिए, नहीं दिया एक पैसा। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। दरअसल पश्चिम बंगाल में बाढ़ से तबाही मची है। 2 दिन पहले घाटाल और पाशकुड़ा में सीएम ममता बनर्जी ने हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस साल डीवीसी ने 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे राज्य में संकट और गहरा हो गया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार की गलत नीतियों के कारण बाढ़ से 15 से 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ पर राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ से लोग बहुत बेहाल हैं। लोग राहत की तलाश में शिविर या फिर ऊंची जगहों पर जाते हुए दिख रहे हैं। नाव के सहारे खानाकुल के कई इलाकों से तस्वीरें लाई गई हैं। हर तरफ पानी ही पानी है, घर डूबे हैं, पेड़ डूबे हैं, सड़कों का नामो निशान नहीं है। खानाकुल के 2 प्रखंड के 24 पंचायतों के 100 से अधिक गांव जलमग्न हो गए। कहीं कहीं 10 से 15 फीट पानी भरा है। पीने का पानी देने वाला चांपा नल भी जल समाधि ले चुका है। पश्चिम मेदिनीपुर के घटाला में हर तरफ नाव ही नाव दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटे से बाढ़ की स्थिति जस की तस है। कई फर्नीचर फैक्ट्रियों में पानी घुस गया है। लोग पानी में इसे दूसरी जगह शिफ्ट करते दिख रहे हैं। इस बीच नए बांध के टूटने की कोई खबर नहीं है। कुमरावचक समेत बांध लबालब भरा है। इधर प्रतापपुर के तटबंध का भी एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। ग्रामीण खुद प्रतापपुर में बांध को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उदय नारायणपुर की ये ड्रोन की तस्वीरें हैं, जहां बड़े पैमाने पर मूर्तिकार रहते हैं। दुर्गा पूजा का समय नजदीक है। बाढ़ की वजह से मूर्तिकार भी परेशान हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के पाशकुड़ा इलाके में बाढ़ की वजह से लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। टीवी 9 संवाददाता शर्मिष्ठा चक्रवर्ती की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अंग्रेजी में कहावत है, सेम ओल्ड स्टोरी एवरी ईयर। ये मिदनापुर का जो लोग है वो लोग भी यही कहते हैं कि हर साल का प्रॉब्लम के जगह ही है, कोई सलूशन अभी तक किसी ने नहीं किया। बहुत लोग इस फ्लड से अफेक्टेड है। मैं जहां पर खड़ी हूं वो सिर्फ जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के पास एरिया है, लेकिन अब अगर आप इस गांव के अंदर जाएंगे, कहां पर वो एक आदमी समान पानी यहां पर है। एवं यहाँ का जो नदी का लेवल है वो अभी रेड अलर्ट जारी है। नदी का पानी समय के साथ बढ़ जा रहा है। घर, संसार, फसल, गाय, भैंस सब बाढ़ के पानी में बह गया है। इस तरह से लोग फ्लड रिलीफ सेंटर पे रहने पे मजबूर होता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार से फ्लड अफेक्टेड एरिया दौरा कर रही थी। आज सुबह यहाँ पर भी आए थे मुख्यमंत्री। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर चुनावों की। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रभारी जी किशन रेड्डी ने टीवी 9 से कहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान की तरह ही भाषा बोलती है। पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट आता है, रक्षा मंत्री वहां की क्या बोलते हैं कि कांग्रेस एनसी के साथ हम हैं, हम उन लोगों के साथ हैं जो 35 से और 370 को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, जो पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर बोले हैं ये नया विषय नहीं है, सही विषय बोले हैं। कांग्रेस पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, लगातार बार बार पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं।
पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए बात करते हैं, पाकिस्तान से LOC ट्रेड बिजनेस करने के लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो में बताते हैं। कांग्रेस पार्टी हो, NC हो, इनका एजेंडा पाकिस्तान के साथ मिलजुला एजेंडा है। अभी इलेक्शन में भी यही बात चल रही। मेरा पूरा विश्वास है और देश की जनता इसको समझना चाहिए, इसको सबक सिखाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पहले कुछ नहीं था, सिर्फ लूटमार था। आज विकास के रास्ते पर चल रहे। सबसे ज़्यादा आतंकवाद खत्म हो गया, स्टोन पेल्टिंग ऑलमोस्ट 100% खत्म हो गया। और आइए वक्त हो चला है TV9 भारतवर्ष के खास शो का। इस बार किसकी सत्ता बॉर्डर से। जम्मू कश्मीर चुनाव पर यह सबसे अलग शो है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब पहुंचकर मतदाताओं का मूड टटोल रहे हैं। बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर घाटी वोट कर रही है इस बार और वोट करने वाली है। विपिन चौबे आज वहां पहुंचे हैं जहां अफजल गुरु का घर है, जो कभी पत्थरबाजों का गढ़ हुआ करता था, जहां उरी में कायर हमला हुआ। क्या कह रहा है बॉर्डर? सोपोर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। लड़ेंगे इलेक्शन, हम लड़ेंगे। हाँ, हम बहुत कोशिश करते हैं कि यूथ हमारे सामने आए, यूथ को पावर दिया जाए। अच्छा, डेवलपमेंट हुआ, ये बात सत्य है, इसमें किसी की कोई लाग लपेट नहीं। भाई आप बताइए, आतंकवाद और पत्थरबाजी बड़ा मुद्दा है, ये कश्मीर में कंट्रोल में आया कि नहीं आया? कंट्रोल में आया, ये कंट्रोल में आया। हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और इस बार सत्ता किसकी है बॉर्डर के इस खास शो में हम पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में, जो कि अपने आप में सीमावर्ती इलाका है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। हम बॉर्डर्स के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को जान रहे हैं, इरादों को समझ रहे हैं, नेताओं को लेकर पसंद नापसंद क्या है और इस बार जम्मू कश्मीर किसकी तरफ जा रहा है, इस नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा आज सोपोर के अलग अलग इलाकों में, ग्रामीण से लेकर शहरी के इलाकों में चलेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, जानेंगे उनकी राय और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की हो रही वापसी, किस नेता को जनता कर रही है पसंद और इस बार किसे सत्ता से बाहर रखने का बना चुकी है प्लान। तो ले चलता हूं आपको सोपोर के अलग अलग इलाकों में, जानेंगे जनता की राय। डांगरपुर इलाके के एक छोटे से गांव में हम मौजूद हैं और ये हाईली मिलिटेंट एरिया रहा है। हालांकि अब पूरे कश्मीर की तरह यहां भी शांति है, अब ना कोई पत्थरबाजी है, ना कोई आतंकवाद है। लेकिन चुनाव के बाद यहां की पब्लिक क्या कुछ सोचती है वो जानने के लिए एक दुकान है, कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास ले चलते हैं और सीधा सवाल करेंगे चुनाव को लेकर कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अब कुछ ही दिन का वक्त बाकी है। हमारी यूथ है, PhD स्कॉलर्स, MSc है, MBA है, बहुत सारे जवान हैं, अभी बेचारे पागल होने को। गवर्नमेंट किसी का कोई हमारा कुछ भला नहीं कर। 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आई एम 56 years old। कुछ हुआ है इन 10 सालों में कश्मीर में? 10 सालों से चुनाव नहीं हुए थे, कोई डेवलपमेंट, टेररिज्म पर कोई काम, पत्थरबाजी पर? हाँ, वो खत्म हुआ। क्या टेररिज्म खत्म हुआ। अब लोग आसानी से बाहर आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ये चीजें हो रही है। लेकिन डेवलपमेंट यहाँ कुछ नहीं हुई है। कश्मीर में हुआ कुछ डेवलपमेंट? कहाँ हुआ? मैं तो अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं। मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मेरे जहाँ पर मेरा घर है वहाँ पर एक छोटा सा कलवर्ट बनाना था, वो नहीं बना। डेवलपमेंट कश्मीर के इलेक्शन में इशू है, आप ये कह रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इशू है, महंगाई इशू है। सोपोर लकड़ी की कारीगरी के लिए भी जाना जाता है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे लकड़ी के कारीगरों के बीच पहुंचे। कश्मीर का सोपोर वो इलाका है जहां से महज कुछ किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा लगती है। मुजफ्फराबाद यहां से बहुत करीब है और सीमावर्ती इलाका होने के नाते इस जगह की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसे में जब कश्मीर चुनाव की तरफ बढ़ रहा है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कश्मीर के वोटर्स हैं, सोपोर के वोटर्स हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश। भाईजान, कहां से हैं आप लोग सोपोर में?
क्या नाम है आपका? जनाब तारिक अहमद नजार, मैं सोपोर का हूँ। और ये जो लकड़ी का पूरा आरा मशीन है, ये आप ही का है यहाँ पे? सर अपना है। अच्छा, अपना है। चुनाव आ गया, नेता को चुनने का, सरकार बनाने का ये पहला ऐसा चुनाव होगा जब गवर्नर रूल यहाँ पे अब खत्म हो रहा है और केंद्र शासित राज्य के रूप में पहला कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव को लेकर उत्साह कितना ज्यादा है? चुनाव में यहाँ उत्साह ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं? क्यों, वजह क्या है? मेरे लिहाज से क्योंकि जो नेता यहाँ पे खड़ा हुए वो हमें पिछले 70 साल से वही नेता देख रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं यहाँ किया। हाँ, 70 साल में कश्मीर में कोई काम नहीं हुआ? मेरे लिहाज से ऐसा कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। इस बार आप पहली बार वोटर हैं, तो आपके कंधों पे जिम्मेदारी पड़ी है। क्या लग रहा है, किस पर वोट होना चाहिए? कौन सा नेता अच्छा है? कौन कश्मीर के लिए काम करेगा? क्या चल रहा है कश्मीर में? कश्मीर में तो अभी कुछ नहीं चल रहा है, देखेंगे हम किसको वोट डालेंगे। किसको वोट? कौन नेता अच्छा लगता है? मैं 4 नेताओं के नाम लेता हूं, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती और नरेंद्र मोदी। कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है? ऐसे तो लग रहा है मुझे राहुल गांधी। राहुल गांधी? हाँ। राहुल गांधी आपको अच्छे लगते हैं? हाँ। क्या बात उनकी अच्छी लगती है आपको? जो उन्होंने वादे किए, हाँ, वो बोल रहे थे हम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो हम देखते हैं क्या करेंगे वो। सालों में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कैसे 10 सालों में सिर्फ रोड बन गया। रोड बना? हाँ, रोड। अच्छा, डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट हुआ, ये बात सत्य है? इसमें किसी की कोई लाग लपेट तो नहीं है ना? क्या क्या डेवलपमेंट में क्या? यहाँ तक कि ये रोड है ना, ये कंप्लीट हुआ है तकरीबन 10 सालों में, इसे मैग्नम डाला है। हाँ। ये जो गवर्नमेंट मीटर वीटर लगाते वो बात है, डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट हुआ। हाँ। तो डेवलपमेंट के लिए कश्मीर की जनता जो है, एक चीज का मसला है, चावल का मसला है। चावल का देता है 10 किलो 5 किलो, वो इसमें हम चलता है। राशन? हाँ, राशन जो फ्री वाला राशन है। नो, फ्री आप चाहते हो कि उसको बढ़ाया जाए? हाँ, जरूरी बढ़ाना चाहिए। कभी आतंक का गढ़ रहे सोपोर से आज देश भर में कपड़ों का निर्यात होता है। सोपोर का चमड़ा उद्योग भी प्रसिद्ध है। संवाददाता विपिन चौबे ने जानने की कोशिश की बॉर्डर के इस इलाके में चुनावी मुद्दे क्या हैं। ये क्लॉक टावर कश्मीर के सोपोर की पहचान है। सोपोर का मेन मार्केट में हम आ चुके हैं और मार्केट में लोगों की इलेक्शन को लेकर वॉइस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। बाजार खुला हुआ है और लोग अपनी अपनी दुकानों पर है, छोटी से बड़ी पटरी की दुकानों पर चलेंगे और एक बार उनकी आवाजों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दा है आपके लिए? आपके लिए इलेक्शन में इस बार क्या मुद्दा है, ये बताइए। कुछ भी नहीं, कश्मीर का भला होना चाहिए और क्या। अच्छा, बस। कुछ काम हुआ है इन 2-4-5 सालों में? 10 सालों में कुछ काम हुआ है कश्मीर में? कुछ भी नहीं। टेररिज्म कुछ कम हुआ है, पत्थरबाजी कम हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, नेशनल स्कीम का कुछ फायदा मिला है किसी को? किसी को कोई फायदा मिले। सही कह रहे हैं? हाँ? क्या भाई? हाँ, सही। आपकी कौन सी दुकान है? आपकी दुकान पे आइए, चलते हैं, आइए। क्या बेचते हैं आप? हम ये ब्लैंकेट सर बेचते हैं। ब्लैंकेट? तो कश्मीर में तो उसकी बड़ी डिमांड होती है, आप इधर आ जाओ। हाँ, सर्दी है ना, होती है इधर। हाँ, ज्यादा सर्दी होती तो इसीलिए हम ब्लैंकेट बेचते हैं। क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद है मेरा नाम। बिलाल अहमद साहब, तो आपका ये ब्लैंकेट का कारोबार, ब्लैंकेट आपके बड़े खूबसूरत है और अगर मुझे फ्लाइट से नहीं जाना होता तो मैं आपसे ब्लैंकेट खरीद के ले जाता। कोई बात नहीं, आप ले जा सकते हैं। तो सेल कैसी है, मतलब मार्केट कैसा है? मार्केट तो उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, तो बना ही काम बना ही है। हम थोड़ा हाँ, डाउन है। अच्छा, तो आप वोट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, वोट करते हैं। 10 साल बाद चुनाव होने जा रहा है, एक्साइटमेंट है कि नहीं है? हाँ, वो तो सही बात है सर, वो तो है। वो तो है। तो क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए? कौन सा लीडर अच्छा है? कश्मीर का कौन भला कर सकता है? किसने काम किया है? आप लोगों ने सबकी सरकार देखी है। आपने फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार देखी, उमर साहब की सरकार देखी, महबूबा मुफ्ती की देखी, उनके पिता की सरकार देखी, कांग्रेस की देखी, बीजेपी का भी ये 10 साल का शासनकाल देखा। आप लोग को कौन सा नेता सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? हमें जो लग रहा है कि कौन सा नेता सबसे, कश्मीर के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया है? हमें लग रहा है कि जो युवा पीढ़ी है, हमें लग रहा है कि रशीद इंजीनियर कुछ कर सकता है। 10 सालों में कुछ काम हुआ इधर? इस 10 सालों में जब चुनाव नहीं हुए, धारा 370 हटी या फिर कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ 2019 के बाद, 2014 के बाद, कुछ काम हुआ है? कुछ नेशनल थोड़ा बहुत काम हुआ है। एक मिनट आपके पास थोड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। अच्छा, क्या क्या हुआ, कुछ बताएंगे आप? थोड़ी बहुत जो सड़क के काम होते हैं या क्लॉक टावर या वॉशरूम, यही हुए थोड़े बहुत। हाँ, बस। टेररिज्म खत्म हुआ है? हाँ, वो तो सही बात है। हाँ, पत्थरबाजी खत्म हुई। आयुष्मान कार्ड लोगों को बना यहाँ कश्मीर के लोगों का? वो तो ठीक है। किसानों को 2000 पेंशन मिल रही है, बराबर मिल रही है। गैस मिल रहा है, गैस मिल रहा है,
कैश भी मिल रहा है बहुत। शेख साहब, क्या है चुनाव का माहौल, क्या है ये बताइए, सोपोर में क्या चल रहा है? आप लोग बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग हो, बॉर्डर में क्या परिवर्तन आया? पहले बॉर्डर में डर लगता था या अब डर लगता है बॉर्डर के इलाकों में? पहले ही डर लगता था, आज डर नहीं लगता है। अब नहीं है? ये बदलाव आया है? बदलाव आया है। कौन लाया है ये बदलाव? करीबन मोदी सरकार ही लाई है। हमारे आज तक कितने हुकूमत आ गए, इतने मिनिस्टर आ गए, इतने एमएलए साहब आ गए। इस वक्त वोट लेते हैं एमएलए, फिर अपने आगे आने नहीं देते हमको, फिर बोलते हैं बाद में हमें, हम आपको नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं। जहाँ फॉरेन कंट्री में है, अमेरिका है, उधर वोट का वैल्यू है। अमेरिका में है वोट का वैल्यू है, इतना 32 स्टेट है इंडिया, उधर तो वोट का वैल्यू है। यहाँ कुछ फ़ायदा ही नहीं है हमारा। इन्होंने बोला सोपोर में दे देंगे डिस्ट्रिक्ट, वो भी नहीं दिया। और अस्पताल का पोजीशन देखो आप, वहाँ भी कोई अच्छा इंतजाम नहीं है। नेता कौन अच्छा है ये बताओ? नेता हमारा लग रहा है सबसे अच्छा फारूकल्ला, तो नेता अच्छा ही नहीं है। ये तो अब्दुल्ला साहब अच्छे नहीं है? नहीं, वो अच्छा नहीं है। अच्छा कौन है ये बताओ? अच्छा सबसे बड़ा है मेरे ख्याल से, सबसे बड़ा अच्छा हमें था राहुल गांधी साहब। अच्छा, जब घाटी में चुनावी प्रचार जोरों पर है, ठीक उसी वक्त बागानों में सेब भी पककर तैयार हो चुके हैं। यहाँ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी है। सेब उत्पादन की लागत और निर्यात को लेकर उत्पादकों की अपनी मांगे। TV9 संवाददाता विपिन चौबे ऐसे ही एक सेब बागान में पहुंचे। सोपोर के वारपुरा इलाके में हम पहुंच गए हैं ग्रामीण इलाकों में राय जानने के लिए। इस वक्त गर्मी से कश्मीर सर्दी की तरफ बढ़ रहा है और ये मौसम है सेबों की खेती को। और सेब बिल्कुल देखिए खेतों में तैयार है और इन सेबों को तोड़ने का समय आ गया है। लिहाजा आपको इन्हीं सेबों के बागानों में ले चलते हैं, जहां बहुत सारे ऐसे सेब की खेती करने वाले किसान आपको मिलेंगे जो सेबों को तोड़ रहे हैं, पेटियों में पैक कर रहे हैं। इलेक्शंस को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आइए आपको लेकर चलता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कैसी फसल हुई है इस बार? इस बार तो अच्छी है खराब है? खराब है। खराब इस साल दान भी ठीक नहीं रहा और मक्की भी। और जो क्या कहते हैं उसका दाल वगैरह, वो इस साल तो नहीं बना। अच्छा। हाँ, सेब की भी जो है इस हर साल तो पिछले साल से आज तो बेहतर है। इस बार बेहतर है। हाँ। तो लेकिन रेट ठीक नहीं आता है। ओह अच्छा। जी है ना। पिछले तकरीबन 5-6 सालों से इसकी रेट ठीक नहीं है लगी। देखो ये खुद आप देख सकते हैं, ये सेब रेट इसलिए क्योंकि साइज अच्छा नहीं हुआ। साइज है ना, इसमें हम निकालते हैं ना, बड़ा साइज भी है, छोटा साइज भी है। ये देखो ये इससे बड़ा है। हाँ, इसको अलग अलग रेट निकालते हैं। आप लोग क्या पेटी बेचते हो? इस समय हम 500 में बेचते हैं। 500 में? और कितने किलो होगा उसमें? पता नहीं। अच्छा, पेटी 500 की जाएगी। अच्छा, आप ये बताओ, ये तो रही खेती की बात। हाँ जी। अब बताओ कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। हाँ। हम जिस वारपुरा इलाका है ना, ये हाईली मिलिटेंस एरिया था। हाँ। यहाँ पे मिलिटेंसी बहुत ज्यादा थी। बहुत थी। हाँ, सोपोर एरिया। आज क्या हालात है? सोपोर का वारपुरा हाईली मिलिटेंट एरिया था, आज की तारीख में इस एरिया का माहौल क्या है? हाँ, इस वक्त ठीक है। हाँ। इस समय ठीक है। अच्छा। हाँ, बहुत जोश खरोश से ये असेंबली चुनाव जो चल रहा है। हाँ। वो बहुत जोश खरोश से चल रहा है। हाँ। अच्छा, पहले डर लगता था वारपुरा में? हाँ, पहले था। जो वो पूरे कश्मीर में थे, वो खुद ही वारपुरा में नहीं थे। पूरे कश्मीर में जो ये आलम था, तोड़ फोड़ था, वो थे, ये थे, मिलिटेंसी थे। वो पूरे कश्मीर में थे। 10 सालों से चुनाव नहीं हुए थे। ठीक है, सेंट्रल यहाँ पर रूल कर रहा था, गवर्नर रूल था यहाँ पे। 10 सालों में कुछ बदला, कुछ डेवलपमेंट हुआ कश्मीर का कि नहीं? ऑनेस्टली बताइएगा। हम ये कहेंगे कि हमारे गांव में वो डेवलपमेंट है। हम ये कहते हैं श्रीनगर में होगा, यहाँ की जो हमारा सोपोर से आगे संग्रामा, तो आप देखिए वहाँ फ्लावर बना है। वो डेवलपमेंट हुआ है। श्रीनगर में रोड जो कुशायदा किया है कि 4 वे बना रहे हैं, वो डेवलपमेंट है। लेकिन गाँवों में उतना नहीं। ये बात कश्मीर के लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने आतंकवाद खत्म कर दिया। बोलते हैं पत्थरबाजी खत्म कर दी। जी बोलते हैं। तो ये अच्छा फैसला था या गलत फैसला था? नहीं, अच्छा फैसला था जी। तो मिली जुली राय किसान। आप देखिए कि मैं खेत इस समय सेब के बागानों में मौजूद हूँ। सेब की फसल तैयार हो चुकी है, सेब को तोड़ा जा रहा है और कैसे पैकिंग हो रही है। और ये किसान क्या सोचता है, क्योंकि वारपुरा जो इलाका है वो हाईली टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया है। टेररिज्म बहुत कम हुआ है, पत्थरबाजी खत्म हो गई है, किसान इस बात से खुश है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनका हल किसान चाहते हैं। और इस बार के इलेक्शन में वोट के बाद इनको लगता है कि जो हुकूमत बनेगी वो कम से कम इस क्षेत्र में भी महंगाई और बेरोजगारी के क्षेत्र में बड़ा काम करेगी। अब TV9 की टीम सोपोर के दूसरे इलाके में पहुंची और ये जानना चाहा कि वो इस बार किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं।
सोपोर के अलग अलग इलाकों में हम घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग हमें नजर आ रहे हैं जो इस वक्त शाम का वक्त हो रहा है और चर्चा मेरे ख्याल से इलेक्शंस की तो नहीं हो रही है यहाँ पे। हमें जानना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। आई एम ए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। आई एम सेलिंग फीड कैटल फीड। आई एम हियर लास्ट 1 hour। आई एम सेलिंग माई प्रोडक्ट हियर। तो मतलब इससे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो मतलब शायद अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है कश्मीर के लिए। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, कश्मीर के लोग एक्साइटेड हैं इसको लेकर, उत्साही हैं, उत्साह में है कि चुनाव होना चाहिए, कश्मीर का अब कुछ बदलाव होगा, कुछ बेहतर होगा कश्मीर। हाँ चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाएगी, इलेक्शन होना चाहिए। जी ने कुछ किया कश्मीर के लिए कि नहीं मोदी किया? जी ने किया, मोदी जी ने बहुत काम अच्छा किया। अच्छा किया। तो ये कश्मीर के सोपोर की वो आवाज थी जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। बहुत कुछ कश्मीर में हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई इस बार के चुनाव में कश्मीर में बड़ा मुद्दा है। फिलहाल आज सोपोर से सिर्फ इतना ही, कल किसी और बॉर्डर के इलाके में चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कश्मीर की राय और इस बार कश्मीर किस तरफ जा रहा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।